हाय गाइस, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर्स की जिसके बारे में मतलब ये कहना चाहिए कि इसका तो हर किसी को पता होना चाहिए। आप बायोलॉजी से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, माता पिता हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर किसी को ये चैप्टर पता होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये आपकी बॉडी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग। फटाफट आज की शाम की आप सभी को शुभकामनाएं। शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे आज के चैनल को ताकि हम आज मैक्सिमम बच्चों को ये पार्ट पढ़ा सकें। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, ये पक्का वादा है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज बेटा, जून अब अपने मध्य के तरफ में बढ़ रहा है और ऐसे में अब आपके स्कूल खुलने वाले हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और जिनके नहीं खुलने वाले वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाला है उससे पहले ये चैप्टर्स पढ़ के जाना ही आपको स्कूल में पड़ेगा। अदरवाइज स्कूल में इज्जत कैसे बनेगी यार। पहला दिन है, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और आपको वो चीज पहले से पता हो। सोच के देखो, इमेजिनेशन करो कि क्या सीना चौड़ा हो जाएगा, क्या मजा आएगा देखकर वो सीन को कि जब तुम्हें हर चीज पहले से ही पता रहेगी। जो अर्ली आपकी जो प्रिपरेशन है ना, ये करके रखना, ये एक अच्छे स्टूडेंट की हमेशा पहचान होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं सो वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया हूं संगीता यादव जी, अर्शिया, गौतम, अखिलेश, ठीक है, अखिलेश और साके सभी बच्चों को आज की शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप वीडियो को बहुत बढ़िया, डॉली, बाबू, शिवानी, आरती, मुस्कान, क्या नाम है, आकृति, अखिलेश, अक्षु, प्रिया, जैलैनी, नैन्सी, ओके नैन्सी, और कौन कौन है, संतोष, सारे बच्चों को आज की शाम की घनी 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 शुभकामनाएं। चलिए जनाब स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जबरदस्त चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। पहला लेक्चर होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ये सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ये करवा रहा हूं रिवीजन ताकि आपके स्कूल जाने से पहले एक बार आपका और वन शॉट फटाफट रिवीजन हो जाए। तो जो पहले मैंने इसे 7, 8, 10, 9 लेक्चर में पढ़ाया था, अब उसे मैं 2, 3, 4 लेक्चर में कंप्लीट करके आपको जल्दी जल्दी भाषा में आपको समझा दूंगा कि यार इस चैप्टर का सार क्या है। फिर हम आगे चैप्टर की तरफ में बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो मेन चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि पिछली बार मैंने पढ़ा दिया था, बहुत सारे बच्चे कहते सर पढ़ तो लिए लेकिन नोट्स कैसे बनाए नहीं पता, या फिर इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो इस बारी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो साथ ही साथ में क्वेश्चन भी करवाते चल रहा हूं, प्रैक्टिस भी करवाते चल रहा हूं ताकि बच्चों को आप बड़ा जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करें, चलिए जनाब। सबसे पहली बात, आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग लिख लेना भैया कि हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम है मानव जनन। आपको यह जानना होगा कि बोर्ड और नीट में इस चैप्टर की कितनी महत्वता है। यार बोर्ड में हमेशा इसके डायग्राम आते हैं, बोर्ड में हमेशा इसके डायग्राम आते हैं, हमेशा हर साल मेल नहीं तो फीमेल का डायग्राम आएगा ही। इसके अलावा शुक्राणु जनन के एक अंतर बताओ वाला क्वेश्चन हमेशा, अंतर बताओ वाला क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से आता है, इसलिए उसी हिसाब से तैयारी करना। और एक आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे कोई भी बोर्ड का प्रश्न हो, 1 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न, कुल मिला के 7-8 नंबर इस चैप्टर से डन है। ये बोर्ड की बात हो गई। और अगर मैं यहीं पे बात कर दूं नीट की, तो नीट पे इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये डन है। और 3 से 4 क्वेश्चन जनरली आते हैं, ये नीट की कहानी है। तो चैप्टर की महत्वता जान लीजिए कि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत चीजें आती हैं। बोर्ड वाले बच्चे इसके डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाएंगे, इसके अंतर को बहुत ध्यान से बनाएंगे और छोटे छोटे चीजों को बड़ा ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी चीजें बड़ी पूछी जाएंगी इसमें। नीट वाले बच्चों के लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट ही यार जरूरी है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करें। पहली कहानी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में कैसा जनन है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमेशा पूछी जाती हैं। चलिए बताइए भैया कैसा जनन है। मानव में लैंगिक जनन है, बहुत अच्छी बात है। कैसा जनन है, लैंगिक जनन है, ठीक है। मानव कैसा प्राणी है भैया, एक लिंगी प्राणी है।
मानव कैसा है, एक लिंगी है। आप कहेंगे ये कौन सी मलाई वाली चीज बता रहे हो, इतना आसान थोड़ी पढ़ते हैं। मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूं कि एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, तो लोगों को लगता है हाँ नहीं दो लिंग तो हैं, एक नर और एक मादा, तो द्विलिंगी है क्या? अरे नहीं भैया, मनुष्य एक लिंगी है। मनुष्य में एक के पास मेल तो एक के पास फीमेल अलग अलग होता है ना, तो एक लिंगी है। तो बोर्ड वाले बच्चों को बिल्कुल ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लैंगिक जनन है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात पाई जाती है, जरायुजता। कितना प्रतिशत बच्चों को जरायुजता का मतलब पता है, बताओ तो। जरायुजता का मतलब होता है भैया विविपैरिटी। क्या मतलब होता है? विविपैरिटी। अब विविपैरिटी का मतलब क्या है? विविपैरिटी का मतलब होता है भैया जंतुजनक। ठीक है, जंतुजनक का मतलब होता है शिशु का जन्म होता है, शिशु का जन्म होगा, परिपक्व शिशु। जो शिशु होगा वो ऐसा नहीं कि कम आधा अधूरा बना हुआ होगा, परिपक्व शिशु बनेगा। यहां पर जो बच्चा बनता है वो एकदम परिपक्व निकलता है, आधा अधूरा नहीं कि अंडा बना दिया उसके बाद जाओ बाहर परिपक्व होते रहना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ह्यूमन पूरा बनाकर भेजता है। परिपक्व शिशु का जन्म होगा, इसे जरायुजता कहते हैं, विविपैरिटीज कहते हैं। और अगर कुछ अंडे दे दिए तो उसे अंड प्रजक कहते हैं, इसे जंतु प्रजक कहते हैं। जरायुजता भी है और इसी शब्द को अपन कह सकते हैं जंतु प्रजक। ठीक है, जंतु प्रजक कहते हैं हम इसको भैया। और जंतु प्रजक का मतलब भी वही है, विविपैरिटीज का भी मतलब वही है, परिपक्व शिशु को जन्म देना। परिपक्व शिशु को जन्म देना, यह इस टॉपिक का सबसे जबरदस्त पार्ट है कि हम परिपक्व शिशु को ही जन्म देते हैं और उसी के हिसाब से सारी बातें करते हैं। सो पॉइंट को एकदम मन लगाकर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बढ़िया, आगे और पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ एसेंशियल कुछ छोटे छोटे और पॉइंट बता देता हूं आपको, ताकि और बढ़िया हो गए। चलिए, ये तो कहानी हमारी हो गई। अब हम आते हैं भैया जनन अंगों की तरफ में। अगर जनन को समझना है तो जनन के अंगों को समझना पड़ेगा। कितने जनन अंग होते हैं ह्यूमंस में? ठीक है, तो ना इजी बोलने वालों को मैं बता रहा हूं, कान से खून निकल जाता है जब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो हाथ कांपने लग जाते हैं। पहला क्वेश्चन, जनन अंग कितने प्रकार का होता है? चलो बताओ, इजी लगता है ना? बताओ मुझे, प्राथमिक अंग किसे कहते हैं? बताओ मुझे, प्राथमिक अंग किसे कहते हैं? और दूसरा अंग बताना कि द्वितीयक अंग कौन सा है। द्वितीयक, लैंगिक अंग। दो प्रकार के अंग होते हैं, द्वितीयक, लैंगिक अंग। है बहुत आसान, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत आसान है, पर एक बारी तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तुम्हें एक दिन एक बात ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि यार, जब मैं कह रहा हूं प्राथमिक जनन अंग, जब मैं कह रहा हूं कि प्राथमिक जनन अंग है, तो किस आधार पर मैंने कह दिया कि वो प्राथमिक जनन अंग है? प्राथमिक जनन अंग का आधार क्या है, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा कौन सी है? ऐसे अंग, परिभाषा लिखोगे, ऐसे अंग जिनमें गोनेट्स यानी युग्मक निर्माण होता है। यह परिभाषा है इसकी, एनसीईआरटी की परिभाषा है। जिनमें युग्मक निर्माण होगा प्राथमिक अंग कहलाते हैं। यह परिभाषा हो गई तुम्हारे बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी और नीट वाले बच्चों के लिए भी। प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। यह डेफिनेशन अपनी कॉपी में, अरे लिख रहे हो ना, कॉपी पेन लेकर बैठे हो कि सब हवा हवाई चल रहा है? लिख रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अब प्राथमिक जनन अंग कहलाते, पिछले साल बच्चों की बड़ी समस्या थी, सर समझ तो आ जाता है, नोट्स कैसे बनाए ये नहीं समझ में आता। तो इस बारी मैंने सोच रखा है बच्चों को साथ में नोट बनवाऊंगा और एक एक लाइन को जो बोर्ड में लिखना है वही बस लिखूंगा इसमें। जो तुम बोर्ड में लिख सकते हो, जो तुम बोर्ड में नहीं लिखोगे उसे मैं लिखूंगा भी नहीं। जो तुम्हें बोर्ड में लिखना है बस वही लिखूंगा, तो इसलिए ऐसे ही लिखना है। बढ़िया, अब बताओ तो नर में कौन होगा? नर में होता है भैया, ये आपका क्या बोलते हैं उसको यार, वृषण। नर में वृषण एवं मादा में नाम बताओ। मादा में वही अंग होता है अंडाशय। मादा में वही अंग होता है अंडाशय। बहुत बढ़िया, तो नर में वृषण होता है और मादा में होता है अंडाशय। यह है आपका जो जिसमें प्राथमिक जनन अंग कहलाएंगे। द्वितीयक लैंगिक अंग, जहां युग्मक को
मिलने में, संलयन में, जिसको कह सकते हैं युग्मक संलयन में सहायक अंग। ये एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जो युग्मक बनाएंगे वो प्राथमिक है, जो युग्मक को मिलाने में सहायक होंगे वो द्वितीयक अंग होंगे, वह द्वितीयक अंग कहलाते हैं। देखो इनकी और भी बहुत डेफिनेशन बन सकती है, जो जन्म से उपस्थित है, जो बाद में ऐसा वैसा, बहुत डेफिनेशन बनता है। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, कोई टीचर आपके नंबर को कतई थोड़ा थोड़ा काट नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं काटेगा, एकदम फुल में फुल नंबर मिलेगा कि वह द्वितीयक अंग कहलाता है। और तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कौन प्राथमिक है और कौन द्वितीयक अंग है। मिलने वाला अंग संलयन में सहायक होंगे, वह द्वितीयक अंग कहलाते हैं। जैसे नर में बताओ, नर में कौन कौन सा अंग है? देखो यार, नर में जैसे होता है आपके पास में वृषण जालिका, जैसे तुम्हारे पास नर में होता है वृषण जालिका। और क्या होता है, पूरे लिखने हैं, एक दो नहीं, अधिवृषण भी उसी में आएगा। और कौन आएगा उसमें? आएगा शुक्रवाहक, शुक्रवाहक आएगा। उसके बाद ग्रंथियां आती हैं, ये सब सहायक हैं उसमें, ये एग्जाम्पल है। अरे मादा में कौन आएगा भैया? तो मादा में कौन आएगा? तो मादा में लिखते हैं यहां पर, मादा में कौन है? सो मादा में तुम बताना, मादा में आता है गर्भाशय। मादा में कौन आता है? गर्भाशय। और कौन आता है मादा में? गर्भाशय के अलावा में आता है भैया अंडवाहिनी। तो इनका नाम अपनी कॉपी में आज लिख लो, क्योंकि भैया ये बोर्ड में पूछा हुआ टॉपिक है। स्क्रीनशॉट टपक लो और अपनी कॉपी में भी लिख डालना। अगर थोड़े कर्मठ हो, लिखने की क्षमता है, तो कॉपी में लिख लो। और अगर कर्मठ नहीं हो, कामचोर हो और अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते हो, सिर्फ ऐसे आंखें टकटकी लगा के देखना चाहते हो, तो देख लो और कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। इतना काम तो कर ही देना, इतना एहसान मेरे ऊपर कर देना कि इसका एहसान स्क्रीनशॉट ले लेना। बस ये हो गया हमारा प्राथमिक और ये हो गया हमारा द्वितीयक। ये सबसे बड़ी कहानी हो गई, जो पहली कहानी है, जो पूछा जा सकता है। यार सिर्फ जरूरी चीजें थोड़ी पढ़नी है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठना चाहिए, विथ नोट्स बैठना चाहिए। लिख रहे हैं? अरे बोलो, हो गया? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ी सी कहानी को आगे लेकर जाते हैं। यहां पर एक टॉपिक आता है भ्रूण की। एक टॉपिक बहुत पूछा जाता है भ्रूण की। भ्रूण की या जो भी लिखना हो लिख लेना, भ्रूण की। इसे हिंदी में कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी। यार बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, 1 महीने का है, आधे महीने का है, कब क्या क्या बना है, कौन बना है, कौसा कैसा होगा, ये सारी चीजें भ्रूण की कहलाती हैं। ठीक है, तो गर्भ में भ्रूण की स्थिति, गर्भ में भ्रूण की स्थिति एवं परिपक्वन का, कि कितना बच्चा बना, कैसा बना, कहां पर है, परिपक्वन का पता लगाने वाला विज्ञान, पता लगाने वाला विज्ञान। ठीक है, भ्रूण की क्या है भैया? विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान भ्रूण की कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, भ्रूण की कहलाता है, भ्रूणी की कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चे गर्भ में कितने महीने का है, कब है, क्या होगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बात जिसमें बताते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी है। अब आप ये कहोगे यार ये पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ाने लग गए, ये पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ाने लग गए? तो कुछ नई बातें ऐड करनी है, कुछ चीजें ऐड करना है कि यार भ्रूण जो है वो बनता कैसे। देखो यार, नर और मादा बनने से पहले हम सब भ्रूण थे। हम आज इतने बड़े, कितने भी बड़े हो गए हो, हम इससे पहले भ्रूण थे। और भ्रूण मतलब बच्चे मां के गर्भ में रहते थे, और गर्भ में भी रहने से पहले हम युग्मनज बने थे, और युग्मनज बनने से पहले हम युग्मक थे, स्पर्म एंड ओवा की तरह कहीं ना कहीं थे। तो इसको समझने के लिए कहानी को है कि यार इंसान बनता कैसे है आखिर। तो एक ह्यूमन जो है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी मदर है, जस्ट लाइक अभी शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में, ये हमारी मदर है और ये भैया जी पिताजी हैं हमारे, ये फादर हैं। अब मदर क्या होती है, यहां पर ओवा का निर्माण होगा। ओवा मींस युग्मक, ओवा मींस युग्मक है ना, मादा युग्मक। पिताजी से प्राप्त होता है नर युग्मक, इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म, और स्पर्म भी एक प्रकार का युग्मक है। हम ये बनते हैं।
हम सबसे पहले ओवा और स्पर्म बनते हैं, फिर दोनों का मिलन होता है भैया जी, आधा माता का और आधा पिता का। ये वो विज्ञान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक है। इस विज्ञान को पढ़ते समय मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में हजारों ख्याल चलते हैं, पर सोचिए कि हम अपने माता पिता के सूक्ष्म संगम से बने हुए इंसान में से एक हैं, और यह संगम जो है वो युग्मक का संगम है कि हमारा आधे लक्षण, आधा गुण जो है माता से और आधा पिता से मिलने के बाद हम द्विगुणित एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब यह युग्मनज बना है। युग्मनज माता पिता के बाद हमारी पहली पीढ़ी, पहली शुरुआत। हमारी शुरुआत अगर कहा जाए कि ह्यूमन की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी, तो माता पिता के बाद हमारी दूसरी पीढ़ी जो है वो युग्मनज बनती है। जब युग्मनज आगे बढ़ेगा तो यही आगे जाकर बनता है भैया भ्रूण, और यही बनता है, भ्रूण बनने के बाद यही बन जाता है शिशु। भ्रूण बनेगा और ये शिशु, और शिशु के बाद जो तुम आज ह्यूमन बने, बड़े चौड़े फिर रहे हो ना, मोबाइल चमकाते, बालों पे जेल लगा के, सेंट लगा के घूमते हुए, ऐसे ही बने हुए हो तुम सब। हम सब, दुनिया की हर एक प्रकृति, सबके सब ऐसे ही बने हैं। तो ये कहानी है कि मां ने पिताजी के स्पर्म एंड ओवा, ये दोनों मुलाकात हुई, युग्मनज बना, फिर बना भ्रूण, फिर बना शिशु, और फिर बना ह्यूमन। इनमें एक बात बहुत पूछी जाती, इसका भी तुमने नोट्स तो बना ही लिया होगा, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अरे भैया जी हो जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कभी आया क्या, आपके दिमाग में कभी यह बात आई कि यार स्पर्म एंड ओवा में ऐसी कौन सी बात होती होगी, जो ह्यूमंस का इतना बड़ा, मतलब आज हम जो बने बैठे हैं, इतना बड़ा शरीर, ये एक स्पर्म एंड ओवा का परिणाम है। सोचो, मेरे दिमाग में जब मैं पहली बार सोच रहा था इस बात को, तो मेरे दिमाग में ही आता था, क्या स्पर्म एंड ओवा जो थे, उन दोनों के पास छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, क्या रहा होगा? आखिर ऐसी कौन सी चीज थी उनमें जो इंसान बना देती है? क्या उस कोशिका को पता होता है कि तुझे हाथ बनाना है, तुझे पांव बनाना है, तुझे नाक बनाना है, या तुझे जाकर ऐसी आंखें बनानी है? कौन बताता होगा उस कोशिका को, उस युग्मनज को? जो स्पर्म, देखो दुनिया की, मतलब ह्यूमंस की बॉडी की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका ओवा, ये दो कोशिकाएं मिलती हैं, और मिलने के बाद निर्माण होता है एक शरीर का, जिस शरीर में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि पूछ नहीं सकते। कहां किडनी, कहां फेफड़ा, कहां पेट, कहां लीवर, कहां पे हार्ट, कहां पर हाथ, कहां पर ये हड्डी, कहां पर वो हड्डी, कहीं पर दांत, कहीं पर आंखें, कहीं पर कुछ, कहीं पर कान, कहीं पर बाल। सोचो, नाक यहां की जगह यहां लग जाए तो क्या होता, कान यहां की जगह यहां होता तो क्या होता, हाथ इधर की जगह ऊपर से निकलता है ऐसा तो क्या होता? ये इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आती, तो आखिर ये डिसाइड करता कौन है? कौन डिसाइड करता है? ह्यूमंस में डिसाइड करते हैं स्टेम सेल। तो ये बात याद रखना, युग्मनज बनने के बाद हमारे पास आती है एक स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका कुछ परतों में विभाजित होती है, और वो परत विभाजन करके शरीर का निर्माण करती है। फिलहाल हम ये चैप्टर सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। फिलहाल मैं ये बताता हूं कि जनन अंग किससे बनते हैं। मैं आपको बताता हूं जनन अंग, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चे बड़े गौर से सुनेंगे, बोर्ड वाले बच्चे भी सुनेंगे। जनन अंग, भ्रूण की, जो भ्रूण बनना चाह रहा है बच्चा है, भ्रूण की मध्य परत मीजोडर्म। हम इंसान बनने से पहले 3 परत का निर्माण होता है, और ये 3 परत ही, अभी कहानी की तरह समझ लो, ऐसा लगेगा कि कोई ग्रंथ पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, कोई कहानी पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि हम पहले युग्मनज बनते हैं और उसके बाद कोई 3 परत बनती है। जैसे यहां पर ऐसे 3 परत बनेगी, 1 2 3, एक्टोमी, एंडो, और ये 3 परत अलग अलग अंगों का निर्माण करके भ्रूण को बनाती है। चैप्टर के आखिरी में यह चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आखिर वो 3 परत में ऐसा क्या होता है, उन 3 परतों में आखिर ऐसा क्या होता है कि भ्रूण बन जाता है, ऐसा क्या होता होगा कि भ्रूण बनता होगा। सोचो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि वो 3
एक छोटी सी कोशिका युग्मनज, उसके बाद ये 3 परत बनाती है और वो 3 परत आगे जाकर बच्चे का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इंटरेस्टिंग। कितना इसकी मतलब देख रहे हो, पीक देखो, इतना कितनी बुलंदी है इस बात में, कितना गहनता है इस बात में कि ये 3 परत से ही बन जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि असल में, चलो ठीक है, बाकी सबको बाद में बताना, वो तो हम पढ़ ही लेंगे, वृषण और अंडाशय का बता दो। भ्रूण की मेसोडर्म मध्य परत से वृषण एवं अंडाशय का निर्माण होता है। चूंकि हम उसी को पढ़ रहे हैं, तो अंडाशय का निर्माण होता है। ये पूछा जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है, हर अंग के बारे में पूछा जाता है कि यार ये अंग भ्रूण की कौन सी परत से बना। जैसे कि एग्जांपल बता दो, जैसे त्वचा है, ये बाह्य परत से बनती है, त्वचा जो है वो बाह्य परत से बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। अंडाशय है, वृषण है, मध्य परत से बनती है। आपके अंदर की आहार नाल ये अंतः परत से बनती है, एंडोडर्म से बनती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि आपके शरीर का हर एक अंग किसी परत से बनता है और उस परत के पास होता है स्टेम सेल। क्या होता है बोलो एक बार? स्टेम सेल बनता है। अब कैसे होता है गौतम गुप्ता जी, हम पढ़ेंगे ना, अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि ऐसा होता है, तो सुन लो। हाँ ठीक है भाई, मध्य परत से वृषण का अंडाशय का निर्माण होता है, ये बात हमने जान ली, ठीक है भाई, बन गया। अब क्या होता है भ्रूणीय अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में ये बात जानना, ये बहुत जरूरी बात है, इसको जाने बिना कुछ नहीं समझता है। भ्रूणीय अवस्था में चाहे अंडाशय हो और चाहे वृषण हो, कहां रहते हैं दोनों? बताओ मुझे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों, चाहे अंडाशय हो चाहे वृषण हो, ये रहते हैं भैया आपके उदर गुहा में। कहां रहते हैं? उदर गुहा में। उदर गुहा का मतलब उदर गुहा में होते हैं। अब ये उदर गुहा का मतलब मत पूछ देना भैया कि ये उदर गुहा क्या है। भैया 2 ही गुहा है हमारे शरीर में, एक ऊपर थोरेसिक वक्षीय गुहा और एक पेट वाले के पास में गुहा। तो चाहे वृषण हो चाहे अंडाशय हो, दोनों वृषण उदर गुहा में होते हैं। ये लाइन अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है? ये भी बढ़िया। आगे बढ़े, आगे समझ में आया, मतलब भ्रूणीय अवस्था के अंत में, ठीक है, गर्भावस्था के अंत में लगभग 8 मंथ, 8वें महीने के आसपास, लगभग 8th मंथ में जो वृषण है, वृषण कोश में आ जाता है। वृषण कोश यानी शरीर के बाहर, उदर गुहा से बाहर। पहले उदर गुहा में था, लेकिन 8th मंथ में उदर गुहा से उदर गुहा से बाहर आ जाता है। यह बहुत अच्छी बात है, यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उदर गुहा से बाहर आ जाता है। यार मेल्स में टेस्टिस बाहर लटकता हुआ मिलता है, बाहर वृषण कोश में रहता है, बाहर वृषण कोश में रहता है। लेकिन जब वो भ्रूणीय अवस्था में था तब वो उदर गुहा में था। पहले वो उदर गुहा में था। 3 महीने के, मतलब 8 महीने के लगभग जब उसको होना होता है, 8 से 9वें महीने में जाता है, भ्रूण परिपक्व हो रहा होता है, तब वो उदर गुहा से बाहर आ गया वृषण कोश में। यार मेल का टेस्टिस शरीर से बाहर होता है, ये बात याद रखना, बाहर होता है। उससे पहले लेकिन वो अंदर था। समझ गए बात को? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, उदर गुहा से बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आया तो कहां गया? वृषण कोश में गया। कैसे गया? और अगर नहीं गया तो क्या? और बाहर गया तो क्यों गया? बाहर इसलिए गया, याद रखने का, यहां पर वृषण कोश में आया कैसे? तो देखो एक कहानी बताते हैं। ये भैया, ये वृषण कोश है और ऊपर का भाग गुहा है, उदर गुहा है। यहां से एक विशेष प्रकार की ऐसी नली आती है, ऐसी नली ऐसा विभाजित होती है दोनों तरफ में। जैसे मान लेते हैं ऐसा अगर मैं बना लूं, ऐसा पोर्शन अगर ऐसा बना लूं, ये वृषण कोश है, तो यहां से एक नली आती है, ऐसा बटी हुई रहती है, एक नली आती है और ये नली ऐसा बटी हुई रहेगी। इस नली को कहते हैं बेटा, ये नली जो है इंग्विनल कैनाल। इसका नाम क्या रखा जाएगा? इंग्विनल
कैनाल, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कैनाल थी भैया जिससे आया था, तो बताना इंग्विनल कैनाल से वृषण कोश से। यहां पर वृषण ऊपर में पहले रहता था, ये दोनों वृषण अब नीचे आ गए, इससे होता हुआ दोनों वृषण नीचे आ गए। किससे आया? इंग्विनल कैनाल। 99% बच्चे याद रख लो इस बात को, 1% भूल जाओगे चलेगा। बाकी बच्चे याद रख लो कि भाई ये उदर है, ये ऊपर का भाग ये उदर गुहा है, ये ऊपर का भाग उदर गुहा है, ये उदर गुहा है, और इस उदर गुहा से हम ला दिया हमने वृषण कोश में। 8वें महीने में, क्या मजाक है? ले जाओ नीचे ले आओ, अपने मर्जी से आएगा क्या? नहीं, 8वें महीने में एक नली है जिसका नाम है इंग्विनल कैनाल, से नीचे आ गया, नीचे आया, इंग्विनल कैनाल से नीचे आया। अब नीचे आया क्यों? क्या करने आता? घूमने। वृषण कोश में तापमान को, भैया किसको? तापमान को मेंटेन करने, तापमान को नियंत्रण में लाने, नियंत्रित करने। ऐसा क्या था भैया? तापमान में नियंत्रित करने आता है। यह एक इंपॉर्टेंट है भैया कि क्यों आया? आया इसलिए तापमान को नियंत्रण करना है। और कैसा तापमान? वृषण कोश में, वृषण कोश में वृषण का तापमान आपको पता है कितना कम होता है? बता दो फटाफट, बता दो। तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। वृषण कोश में लाने के पीछे रीजन यह था कि आपके शरीर का, वृषण कोश का तापमान शरीर की तुलना में, यह भी लिखना पड़ेगा भैया, किसकी तुलना में? तापमान शरीर की तुलना में। वृषण कोश, वृषण के तापमान शरीर की तुलना में, शरीर से तुलना करेंगे और शरीर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। क्यों रखना है इसको? क्यों रखना है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम क्यों रखना है? यह कम तापमान क्यों जरूरी है? यह कम तापमान जरूरी है किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए। यह किसके लिए जरूरी है? शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए जरूरी है? शुक्राणु जनन के लिए। ठीक है, यह बात याद रखना। अच्छा, इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। बताता हूं ना कैसे। एकदम 2 से 2.5, इससे ना ज्यादा ना कम। ज्यादा कर दिए तो भी दिक्कत, कम कर दिए तो भी दिक्कत। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे। एक तो शरीर से बाहर निकाल दिया, बोलते तापमान भी मेंटेन करो। अरे भाई मजाक चल रहा है का? है मजाक चल रहा है? तुम अपनी मर्जी से जब मन करे यहां से तुम इसे बाहर निकाल लो और जब इसे ऊपर चढ़ा दो। ऐसा होता है क्या? भ्रूणी अवस्था में तुम ला लिए, तापमान मेंटेन कैसे होगा? होगा कैसे तापमान मेंटेन? कौन करेगा इसका तापमान को मेंटेन? वो भी तुमने कह दिया कि 2 से 2.5 इतना ही है, इससे ना ज्यादा ना कम। तो कौन करेगा? तो आइए और थोड़ी कहानी जानते हैं, और थोड़ी कहानी जानते हैं कि कौन आखिर कौन कर रहा है ये ऐसा। तो 2 से 2.5 करना है ताकि शुक्राणु का तापमान मेंटेन, शुक्राणु जनन हो जाए। नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब होता क्या है यहां वृषण कोश में, बहुत ध्यान समझना। और अगर नहीं हुआ तो अच्छा एक बात पहले समझ लो, पहले पॉजिटिव समझते हैं, नेगेटिव नहीं। वृषण कोश में एक पेशी है जिसका नाम है डॉर्टोस। ठीक है, क्या नाम है? डॉर्टोस पेशी। डॉर्टोस पेशी तापमान निर्धारित करती है, तापमान नियंत्रण करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वृषण में असल में तापमान कौन मेंटेन करता है, तो वृषण का तापमान डॉर्टोस पेशी। भैया एग्जाम स्कूल में जाओगे और ये नॉलेज लेकर जाओगे ना भैया, लोगों की आंखें खुली रहेंगी, फटी की फटी, कि भैया इतना डिटेल लल्ला को पता कैसे है? डॉर्टोस पेशी ये वो पेशी है जो तापमान निर्धारित करती है। ये बढ़िया हो गया, ये मेंटेन करती है। कैसे? तो यहां पर अब कैसे की बात आएगी तो 2 लोग आ जाते हैं। एक का नाम है भैया डॉर्टोस और एक का नाम है क्रीमेस्टर। ये 2 पेशी है, क्रीमेस्टर, डॉर्टोस। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बता, हिंदी में लिख देता हूं, डॉर्टोस एंड क्रीमेस्टर।
क्रीमैस्टर, क्रीमैस्टर, ये दोनों पेशियां हैं। और ये लोग करते क्या है, देखो ये बात को समझना, करते कैसे हैं। जस्ट लाइक कि तुम्हारे शरीर से तापमान 2 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना है तुम्हारे शरीर से। अब तुम्हारा शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस है, जैसे मान लो तुम्हारे शरीर का तापमान कितना, पहले ये तो बता दो। मैक्सिमम बच्चे ने तापमान ही नहीं पता, 98 डिग्री सेल्सियस नहीं पता होता बच्चों को कि 98 फ़ारेनहाइट होता है। अभी तापमान पूछ लो, 98 डिग्री सेल्सियस कह देंगे, 98 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस है। अब 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का तापमान तो बढ़ता भी और घटता भी रहता है। अब ऐसा कैसे होता है कि वो हमेशा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, अदरवाइज स्पर्म ही नहीं बनेगा। स्पर्म बनाने के लिए जरूरी है, तो यहां पर कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, ध्यान समझना। डॉर्टोज मसल क्या होती है, मान लो तुम्हारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल है, इतना ही, इससे 2 से 2 कम करना है। तो तुम्हारी बॉडी में 2 मौसम आते हैं, एक कोल्ड का मौसम आएगा और एक समर का मौसम आएगा। 2 मौसम ही आते हैं ना भैया, या तो गर्मी आएगी और या तो ठंडी आएगी। अब ठंडी में वृषण ठंडा हो सकता है क्योंकि शरीर से बाहर है, और गर्मी में गर्म भी हो सकता है क्योंकि शरीर से बाहर है। शरीर के बाहर है तो कैसे मेंटेन करेंगे, अंदर है तब तो मैं मेंटेन कर लेता। अंदर भैया हम मेंटेन कर सकते हैं ना, हम तो अंदर मेंटेन कर सकते हैं पूरा, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम 37 में रहते। लेकिन जो शरीर के बाहर का है वो कैसे करेगा, तो जैसे ठंड का मौसम होगा तो बाहर का तापमान तो ठंडा है और शरीर का 37 का 37 ही रहता है, हम मेंटेन कर लेते हैं, हम रेगुलेटर हैं, थर्मोस्टेबल हैं, हमारा तापमान मेंटेन रहता है। तो ये लोग क्या करता है, यहां पर जो डॉर्टोस पेशी है, डॉर्टोस पेशी या क्रीमैस्टर पेशी जिसे अपन कहना चाहिए, ये संकुचित हो जाएगी, संकुचित होगी। अब संकुचित होगी तो क्या होगा, जो वृषण नॉर्मल ऐसा बना हुआ था वो वृषण सिकुड़ के शरीर के पास में आ गया। तो वृषण शरीर के पास में आ गया, चिपक गया शरीर से जाके, सिकुड़ गया वृषण। पहले नॉर्मल है, ये नॉर्मल टाइम पे ऐसा था, मान लो नॉर्मल में ये वृषण कोष ऐसा था, वृषण कोष ऐसा था बड़ा सा, ठीक है, फैला हुआ था। और जैसे ही ठंड आई तो ठंड में ये आकर वापस शरीर से छोटा हो गया, चिपक गया, संकुचन हो गया। संकुचन हो गया तो वृषण कोष शरीर के पास में आ गया, शरीर के पास आ गया। अब जब शरीर के पास आ गया तो यार उसका तापमान मेंटेन हो जाएगा। कैसे मेंटेन करता है, तो ठंड के समय पे वृषण को शरीर से करीब लेकर चले जाओ, वो शरीर से गर्मी लेगा और गर्मी लेके तापमान फिर मेंटेन कर लेगा। और अगर गर्मी का समय है तो समर के समय में गर्मी ज्यादा है तो शरीर से थोड़ा सा दूर रख दो, शरीर से थोड़ा सा दूर रख दो, तो वो और ज्यादा फैल जाता है। डॉर्टोस पेशी और क्रीमैस्टर पेशी फैल जाएगी, वो संकुचन की जगह शिथिल हो जाएगी। और जब वो शिथिल हो जाएगी तो यहां पर याद रखना, इस वाले केस में बता रहा हूं मैं, यहां पर पेशियां शिथिल हो जाएंगी। शिथिल शिथिल हो गई तो क्या हो गया, शरीर से दूर, शरीर से दूर हो गई। अब शरीर से दूर हो गए तो तापमान ठीक है, ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। समझे कुछ, ऐसा होता है। वृषण जो है ठंड के मौसम में सिकुड़ जाएगा और गर्मी के मौसम में फैलता है। ये गुण उसे प्रकृति ने दिया हुआ है, तब जाके तापमान मेंटेन होता है। और ये सारी चीजें शरीर के बाहर ही हो सकती हैं, अंदर पॉसिबल है क्या? अरे बोलो, अरे कह दो यार, पढ़ लो, यहां पर कुछ चीजें देख लो। इतना जबरदस्त चीज पढ़ा रहा हूं, तुम लोग क्या अलग से बात करे लगे हो यार। कोई किसी का जीजू बने बड़ा है, कोई किसी का जीजा है, ये कौन है? समझ में कुछ आया? अरे हाँ ना, अरे कैसे इतना जबरदस्त चैप्टर में तुम लोग को अलग से पढ़ने का मन करता है? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, नहीं तो ये सब जो है ना जनन अनन तो फिर हो गया, सब दूर की बात है। ना रहेगा पढ़ाई, ना होगा पढ़ाई, ना लगेगी नौकरी, ना मिलेगी छोकरी, ना होगा शादी ब्याह, तो जनन अनन तो दूर की बात है। फिर तुम ठीक कर रहे हो, मत पढ़ो, तुमको ये सब जीवन में काम भी नहीं आने वाला, कभी काम नहीं आएगा।
समझे? काम ही नहीं आने वाला। इस दुनिया में तुम असफल ही रह जाओगे, और असफल तो विवाह योग्यता तो बनेगी नहीं। अब जब विवाह योग्यता ही नहीं बनेगी तो तुम कोई सब काम ही नहीं आना, पढ़ोगे नहीं, खत्म, कोई बात ही नहीं। ये तो उनके लिए है जिनकी सामान्य दिनचर्या है, बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, विवाह होगा तो विवाह के समय जनन की नौबत आएगी, फिर उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अंगों के बारे में जानना पहचानना जरूरी है। इसीलिए तो 12th में सेक्स एजुकेशन डाला गया है, ताकि लोगों को पता रहना चाहिए, लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, मस्त बात कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। तुम्हें ऐसी सन्यासी की तरह यहां से वहां घूमते फिरते, और सन्यासी होना भी बहुत बड़ी बात है, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, आधे लोग छोकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, मेरे को मालूम है, मेरे को ये पता है, सबका डेस्टिनेशन यही है, किसी तरह अच्छे से नौकरी वोकरी लग जाए, विवाह विवाह हो जाए, बस। समझ गए? हाँ, अब पढ़ना मन लगा के। आया ना मोटिवेशन? मोटिवेशन आया ना? इज अ डैम डैम वाला मोटिवेशन, ठीक है? इसको मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन आएगा तुम्हें। मैक्सिमम बच्चों का नहीं नहीं नहीं, अब हम पढ़ेंगे, सर ने ये क्या कह दिया, छोकरी नहीं मिलेगी, ऐसा, ओ हो, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो मैं पढ़ेगा। आया ना मोटिवेशन? बोले यस सर, पढ़ना है, छोकरी के लिए पढ़ना है, नौकरी के लिए पढ़ना है, सब चीज के लिए पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आ जाओ। तो ये हो गई भी कहानी, है तो तापमान मेंटेनेंस की हो गई। अब अगर ये नहीं हुआ तो बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये बाहर आता ही नहीं। अगर ये गर्भावस्था में, जब वो भ्रूण के फॉर्म में था, अगर वो बाहर ही नहीं आया तो क्या होगा? तो अगर इफ वृषण बाहर नहीं आ पाया, ये बात याद रखना, इफ वृषण बाहर नहीं आया, वृषण कोश में आया ही नहीं, वृषण कोश में नहीं आया, अगर वृषण कोश में नहीं आया तो क्या हो जाएगा भाई? अब बताओ, सोचो क्या क्या हो जाएगा कि अगर कोश में ऐसा होता है कि वृषण कोश में नहीं आया तो ऐसा क्या हो जाएगा? वृषण कोश में नहीं आया तो इसके पीछे, इसको अपन कहते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म, क्रिप्टोरकिडिज्म, ठीक है? सो क्रिप्टोरकिडिज्म इस प्रक्रिया को कहते हैं, और इस प्रक्रिया में यहां पर शुक्राणु जनन जो है वो अनुपस्थित रहेगा, ठीक है? अनुपस्थित रहेगा। अच्छा, कई बार जब पढ़ते पढ़ते हम लोग ये कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य है, सबसे ज्यादा विकसित जो है वो मनुष्य है। मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित कब होता है? सबसे ज्यादा विकसित कैसे है? तो ये रीजन है इसके पीछे कि बहुत सारे मैमल्स हैं, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजीज, जितने एडवांस फीचर ह्यूमंस के पास में है, उतना एडवांस फीचर किसी के पास में नहीं है, किसी के पास में फीचर्स नहीं है। जैसे हमें छोटी छोटी चीजें देखो ना भाई, जैसे कान का रहना, तापमान को मेंटेन करना, दांतों का होना, उंगलियों का चलना, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो सिर्फ ह्यूमन में है, किसी और में नहीं, जो सिर्फ ह्यूमन में। सो अगर ये ह्यूमन में है तो इनसे एक नई चीज निकल कर आती है कि भाई ये बहुत विकसित पार्ट है। ऐसे जैसे बहुत सारे वेल होती हैं, हाथी हैं, इनमें वृषण बाहर नहीं आता, इसलिए देखना वो लोग ऐसा बहुत ज्यादा, उनकी आबादी भी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी ह्यूमंस क्यों है आपको पता है? क्योंकि ह्यूमंस ने प्रकृति के हर परिस्थिति से एडेप्टेशन रख लिया। ये वृषण सबका बाहर नहीं होता, मैमल्स में कुछ ही हैं, और उनमें से ह्यूमंस खासकर जिनका वृषण बाहर होता है। हर किसी का वृषण बाहर नहीं निकला हुआ होता, हर कोई अपने तापमान को मेंटेन नहीं रख सकता, हर कोई साल भर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर सकता, हर कोई साल भर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर सकता। ह्यूमंस डेवलप है, ह्यूमंस कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमंस को हम मानते हैं कि शुक्राणु जनन अनुपस्थित है। और ये कहने की स्थिति में जिस समय ये होता है, इसे क्रिप्टोरकिडिज्म कहते हैं। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब चूंकि हम आज के टॉपिक में बहुत सारी चीजें डिटेल में हमने पढ़ा, सीखा, समझा, नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो आज मैं इसकी कुछ ऐसे फोटो, 3D टाइप की फोटो आपको दिखाता हूं। कल की क्लास में बहुत जबरदस्त क्लास होनी। कल मैं इसका 3D एनिमेशंस आपको दिखाऊंगा, एकदम विजुलाइज हो जाएगा कि यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहां पर सेमिनल वेसिकल है, यहां पर ये ग्लैंड है। और ये सिर्फ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में नहीं, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में भी,
आपको मानव का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सब वाले चैप्टर्स में भी आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब जैसे ये देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये विजुअलाइजिंग डायग्राम पूरा है कि ये आपका वो है, क्या बोल सकते हैं, मूत्राशय, नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, सॉरी ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, ये वाला ग्लैंड जो होता है इसे पुरस्थ ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। यहां से ये है, ये आपका स्पर्मेटिड वास डिफरेंस है, ठीक है, ये दो वृषण वाला पार्ट है, और यहां से ये पेनिस का पोर्शन यहां से ऐसा निकला हुआ है। तो जब हम ऐसे डायग्राम को देखकर पढ़ेंगे तो हमें जीवन भर चीजें याद रहेंगी, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज स्टार्ट भी करूंगा तो वो चीजें उतनी हो नहीं पाएंगी। तो ठीक है, ये चीज हम कल पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम हो गया, इससे भी देख सकते हैं अपन यहां पर, देखो ये इतना बड़ा पोर्शन जो है हम देखते हैं, ये है मल द्वार वाला भाग है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स देखो, इनको इतने जबरदस्त तरीके से ये 3D डायग्राम में हम इनको समझेंगे, इसको समझेंगे, जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। और सो कॉल्ड बेटा जो भी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा दिमाग में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं रखना है, इट्स अ बॉडी पार्ट, बॉडी का पार्ट है, और शरीर के सभी अंगों के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, उसी तरह हमें इन अंगों के बारे में भी जानना है, समझना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा ये वृषण वाला भाग देखो, यहां पर ये क्या जबरदस्त डायग्राम है। देखो ये डायग्राम्स के बाद मैं इसलिए कहता हूं, कुछ चैप्टर्स में जब हम इन चीजों को देखेंगे ना, मतलब ऐसा लगेगा यार कि एकदम क्या चीज हमने पढ़ ली, वाह, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी कहानियों को याद रखना है हमें, जिसे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में और बेहतर डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मतलब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनको देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है, मतलब समझ लो जस्ट लाइक ये नीट लेवल की चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको। इससे आपका बोर्ड भी बढ़िया क्लियर हो जाएगा और आपका नीट भी बढ़िया से क्लियर होगा, सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। सो मुझे उम्मीद है आज का सेशन बिल्कुल बेटा, डेली 6 बजे संजू कुमारी ये क्लासेस होती है हमारी 12th वाली, ठीक है, डेली 6 बजे क्लास हमारी होती है, और 3 बजे जो है वो नीट की क्लासेस होती है इसी चैनल पे। तो चलिए जनाब, आज हम लोग यहां पर पढ़ लिया हमने आज से बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजों को हमने जाना है। उम्मीद है आप लोग इस चीजों को पढ़ लिए होंगे कि यार देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें मानव लैंगिक जनन है, एक लिंगी प्राणी होता है, हम जंतु प्रजक होते हैं, परिपक्व शिशु का जन्म एक ही बार होता है। जननांग 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक जननांग वो है जो जिनमें युग्मक निर्माण होता है, जिनमें युग्मक का निर्माण होगा वो प्राथमिक है, जैसे वृषण और जैसे अंडाशय। द्वितीयक लैंगिक अंग वो हैं जो युग्मक को मिलाने में सहायक होते हैं, ठीक है, तो मिलियन सहायक होते हैं, तो वो होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। भ्रूण की क्या है? भ्रूण की स्थिति परिपक्वन के लगाने वाला विज्ञान, पता लगाने वाला एम्ब्रियोलॉजी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मदर फादर इन दोनों के युग्मन से हम बनते हैं, इसलिए ह्यूमन जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। जनन अंग जो है भ्रूण की कौन सी स्थिति से बनता है बेटा? मीजोडर्म से बनता है, मध्य परत से बनता है। भ्रूणीय अवस्था में वृषण अंडाशय सब उदर गुहा में ही होता है, लेकिन गर्भावस्था जब खत्म होने वाली होती है तो वृषण बाहर आ जाता है, अंडाशय अब अंदर ही रह जाता है। वृषण बाहर क्यों आ जाता है? क्योंकि उसे तापमान मेंटेन करना है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, और वो आने का पाथवे है इंग्विनल कैनाल से आता है। वृषण कोश तापमान मेंटेन करने के लिए डॉर्टोइस मसल, डॉर्टोस मसल का पेशी का उपयोग करता है। डॉर्टोस और क्रीमेस्टर पेशी, ये 2 पेशियां मिलकर वृषण को कभी शरीर से पास और शरीर से दूर लेकर जाती हैं। ठंड के मौसम में वृषण का सिकुड़ना भी उसी लिए होता है, और गर्मी के मौसम में उसका फैल जाना भी उसी की वजह से होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं आया, तो उस बीमारी को, रोग को, जो परिस्थिति होती है, वो रोग का नाम क्या है? क्रिप्टोर्किडिज्म। ऐसी स्थिति में बच्चा कभी भी स्पर्म नहीं बना पाता है, ठीक है। तो ये आज की कहानी आज की यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, और आप लोगों से डिटेल में फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।